हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रदुमन क्लासेस। आज मैं आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के चैप्टर 3 के प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न नंबर 2 से बताने वाला हूँ। मैं आपको इस वीडियो में प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को पूरे अच्छे ढंग से बताऊंगा और हम इस प्रश्न को बनाने के लिए ब्रज गुणन विधि का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको ब्रज गुणन विधि से बनाने नहीं आता है तो मैंने आप इसके पहले वाले वीडियो में ब्रज गुणन विधि के बारे में बताया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय का स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का 1 नंबर प्रश्न देखिए। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए, ए और बी के मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, हमसे प्रश्न में कहा गया है कि जो नीचे आपको रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया है उसका हल जो है अनेक हल होंगे, यानी इसका हल अनेक हल है। हमें सबसे पहले प्रश्न में कहा गया है ये बात। और तो हमें क्या करना है, ए और बी के मानों के लिए, मतलब ए और बी का मान आपको निकालना है। ठीक है, आपको ए और बी का मान निकालना है, जिसके लिए आपको नीचे समीकरण दिया गया है 2, और इस समीकरण दोनों, इसका हल जो है उसका हल अनेक हल है, ये आपको कहा गया है प्रश्न में। तो सबसे पहले हमने प्रश्न पढ़ लिया है और जो हमें सबसे पहले प्रश्न में कहा गया हम सबसे पहले वही करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से, क्योंकि हमसे प्रश्न से कहा गया है, लिखेंगे प्रश्न से। लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्मों के अनेक हल है। हमसे कहा गया है कि अनेक हल है, अनेक हल है, ये हमसे कहा गया प्रश्न में। तो हमें पता है कि जिसका अनेक हल होता है वो किस रूप का होता है। तो जिसका अनेक हल होता है वो जो है, हमें पहले से पता है कि वो a1 बट्टा a2 बराबर आ जाएगा b1 बट्टा b2 और बराबर आ जाएगा c1 बट्टा c2। ये होता है जब किसी समीकरण का हल अनेक हल होता है तो वो इस रूप का हो सकता है। देखिए, हमने बताया था कि जब तीनों आपस में बराबर आ जाएं तो उसके अनेक हल होते हैं। अब मान लीजिए आपको दिया गया अनेक हल है, तो जब अनेक हल होंगे तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो हमने देखा कि इसके अनेक हल हैं, इसलिए ये इस रूप के हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1 का मान और a2 का मान रखेंगे, जो कि आप प्रश्न में दिया गया है। देखिए, हमें पता है प्रश्न में पहले वाला a होता है, दूसरे वाला b होता है और तीसरे वाला c होता है। और याद रहे कि पहला समीकरण है, इसलिए सब में 1 लगा देंगे। इसमें का ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा। देखिए, x का गुणांक ये वाला है, ये a होगा, y का गुणांक b होगा और ये अचर पद है इसलिए इसको c कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे भी x का गुणांक 2 है, वो एक a1 का मान है, y का गुणांक 3 है इसलिए वो b का मान है और ये अचर पद इसलिए c का मान है। अब हम क्या करेंगे, देखिए a1 की जगह कितना है, x का गुणांक है 2, तो हम a1 का मान 2 है। a2 का मान कितना है, x का गुणांक a माइनस बी है, इसलिए a2 का मान a माइनस बी है। अब आगे बराबर, क्योंकि बराबर तो है ही। b1 का मान 3 है यहाँ पे, b2 का मान देखेंगे, b2 का मान a प्लस बी है, तो हम यहाँ पे a प्लस बी लिखेंगे। आगे c1 का मान यहाँ पे 7 है, 7 देंगे। c2 का मान जो है ये इतना है, तो हम उतना लिखेंगे, टोटल 3a प्लस बी माइनस 2। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है
कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, इसका क्या मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हम उसी को एक बार लिख लेंगे, एक बार इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो 2/a-b और 3/a+b एक बार बराबर कर लेंगे, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमें इन दोनों को बराबर किए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है। तो मान लीजिए बड़ा 3 है तो 3 से हम गुना कर रहे हैं, 3 से a में गुना करेंगे हो जाएगा 3a, और 3 से माइनस में गुना करें तो -3b हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे इसमें गुना, 2 से करेंगे a में तो 2a हो जाएगा, और 2 से अगर b में करेंगे 2b हो जाएगा। अब आप ये पूछेंगे सर आपने गुना क्यों किया, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि जब बीच में बराबर हो और दोनों तरफ बट्टा हो, दोनों तरफ बट्टा हो और बीच में बराबर हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब तिरछा तिरछी गुना करते हैं, जो कि हमने किया। अब देखिए ये ए वाले को ए की तरफ लाएंगे, बी वाले को बी की तरफ लाएंगे, तो यहाँ पे 3a पहले से है और ये ए वाला इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए इधर -3 भी है पहले से, और इधर बी वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में भी हो जाएगा। अब बराबर क्या बचेगा, ये दोनों तो हमने इधर ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब वहाँ बच गया 0। चलिए तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये दोनों एक जात के हैं, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, इसलिए एक घटेगा, और 3 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब ये देखिए ये दोनों ही एक जात के हैं, लेकिन दोनों ही माइनस हैं, इसलिए ये जुटेंगे, और जुटेंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 भी, और माइनस दोनों है तो इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा, बराबर बच गया 0। हम इसे समीकरण क्या कह सकते हैं, इसे हम समीकरण 1 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, एक नहीं, 1 और 2 तो समीकरण हमारा पहले ही था, इसे हम समीकरण 3 का नाम देंगे। तो देखिए हमने यहाँ से इन दोनों को बराबर किया, इन दोनों को, वैसे हम किसी को भी बराबर कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, ये तीनों आपस में बराबर तो कोई भी किसी के बराबर हो सकता है, लेकिन हमने इन दोनों को पहले बराबर लिया तो हमारा ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है, इन दोनों को। तो देखिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 3a, थोड़ा जगह कम है हमारे पास, 3b, अब देखिए ये बराबर 7 अब बटा कितना 3a + b - 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब दोनों तरफ बट्टा है और बीच में बराबर का चिन्ह है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और देखिए 3 3 का 9 ज़्यादा होगा ना, तो हम पहले 9 को लेंगे, ठीक है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे गुना कर लेंगे, वैसे हम कैसे भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से अगर हम 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 9a हो जाएगा, और 3 से अगर b में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3b हो जाएगा, और 3 से जैसे हम करेंगे इस माइनस में तो हो जाएगा -6, और देखिए इससे तो हो गया, अब बराबर का चिन्ह, 7 से करेंगे a में तो हो जाएगा 7a, और 7 से करेंगे b में तो प्लस है तो 7b हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, एक जत वाला एक तरफ करना है, तो यहाँ पे तो पहले से 9a है, और इधर 7a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर पहले से ही 3b है, b वाले को इधर लेके आएंगे तो b वाला इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, और ये -6 का पहले से इधर है तो -6 इधर रहने देते हैं, यहाँ से हमने दोनों को खत्म कर लिया, कितना बच गया, बराबर 0 बच गया। अब देखिए 9 में से 7 चला गया, बच गया 2a हो गया, और ये दोनों एक जात के हैं लेकिन एक प्लस और एक माइनस इसलिए घटेगा, और माइनस वाला ज़्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह, 7 में से 3 गया तो बच गया 4b, और इधर ये -6 का 6 बराबर 0 का 0। तो हमें यहाँ से प्राप्त हो गया समीकरण, इसे हम चौथा मान सकते हैं क्योंकि 3 तो हमने पहले से मान लिया है। चलिए तो इसे हम 4 कर दिए, तो यहाँ से दिख रहा है ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4 है। अब हम इससे सॉल्व करेंगे, अब हम इसे किस विधि से सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं। तो हमें इस प्रश्न नंबर 2 में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि इसे किस विधि से सॉल्व करना है, या फिर ये हमसे नहीं कहा गया है कि इसे हमें ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करना है, तो हम आज़ाद हैं, हम किसी भी विधि से इसे बना सकते हैं। हम चाहे तो इसे प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, चाहे तो हम इसे विलोपन विधि से बना सकते हैं, और चाहे तो हम इसे ब्रजगुणन विधि से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो आसान लगे आप उससे बना सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम 3.5 में ब्रज गुणन विधि के बारे में सीख रहे हैं, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो बनाने वाले हैं हम उसे बनाने वाले हैं ब्रज गुणन विधि से। तो ब्रज गुणन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल देखिए, सबसे पहले हमें
याद रहे कि ब्रज गुणन में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि पहले हमें सीधा करना पड़ता है, फिर हमें उल्टा गुना करना पड़ता है, उसके बाद हमें फिर से सीधा होना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमें इतना गुना करना पड़ता है ब्रज गुणन में, 3 बार गुना करना है, पहले सीधा फिर उल्टा फिर सीधा। देखिए ये हमारा ए के लिए हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे समीकरण में ए है, यहाँ पे बी है, इसलिए ये बी का हो जाएगा और ये अचर पद के लिए हो जाएगा। और स्टार्ट हम लोग हमेशा ऊपर से ही करते हैं, ये बात याद रखिएगा। चलिए हम ए के लिए निकालते हैं, सबसे पहले ए के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले ए के लिए तो ए को हम यहाँ पे लिखेंगे, और ए के बटा में क्या लिखेंगे वो देखिए। देखिए हमें जिसका निकालना रहता है हम उसको बंद करते हैं, हमें ए का निकालना है ना, तो हमें ए को बंद करना होगा। ठीक है, तो ए बंद हो गया, ये दोनों पार्ट बचा, और इन दोनों पार्ट में हमें गुना करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस जीरो को हम बराबर के लाएंगे तो भी जीरो रहेगा, उससे कोई अंतर नहीं, तो हमारा ये जीरो कोई काम नहीं करेगा, हमें इन दोनों में गुना करना है। ठीक है, चलिए देखिए ए का तो ए हो गया, अब हमें गुना स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ पे हमें स्टार्ट करना रहता है ऊपर से। ठीक है, तो ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे, ये है -5 है, और गुना करना है आपको कहाँ पे, आपको ऐसे गुना करना है यहाँ पे, ये जीरो मत जाइएगा, जीरो बराबर कुछ साइड है, इस साइड हमें देखना है, तो इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा -6 हो जाएगा। चलिए, और जैसे ही हम ऐसे कर लेंगे तो हमें बीच में माइनस का चिन्ह देना है, तो ठीक है, तो हम बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, तो ऐसे हो गया। अब हमें करना है ऐसे, -4 गुने 0, तो -4 गुने कितना 0, अब बीच में देंगे बराबर का चिन्ह, अब बी के लिए निकालेंगे, तो बी के लिए जैसे निकालेंगे तो देखिए अब हमें बी को बंद करना है। ठीक है, बी को बंद करने के बाद बच गया ये दोनों पार्ट, इन दोनों में गुना करना है, कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन जैसे ही हम बी में आएंगे तो उल्टा कर लेंगे, अब हम उल्टा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर से, तो 0 से स्टार्ट करके इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 गुने 2, अब माइनस का चिन्ह देंगे। अब करेंगे हम इधर से नीचे से ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पे -6, और यहाँ पे अंक देखेंगे तो 1 है, तो -6 गुने 1, यहाँ पे माइनस देंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जैसे अब अचर पद के लिए एक अपने आप से निकालेंगे, जो कि गुना करना होता है। अब अचर पद को बंद कर लेंगे, बच गए ये दोनों पार्ट, इन दोनों में गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अंक कितना है यहाँ पे 1 है, 1 से करना है -4 में, तो 1 गुने -4, बीच में माइनस का चिन्ह। अब आपको यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर जाना है, यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर जाना है, 2 से करेंगे -5 में, तो 2 गुने -5। अब आपको क्या करना है, ये देखिए ए का ए हो गया, और ये गुना करना है, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0 ही होगा। आगे देखिए ये बी का बी ऊपर हो गया, 0 से करेंगे 2 में तो 0 ही होगा, और ये माइनस से माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 6 का 6 हो जाएगा। ये 1 का 1 ऊपर हो गया, 4 से 1 में गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 10, प्लस हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये ए का तो ए हो गया, और ये देखिए 30 में से 0 गया तो हमारा कितना बच गया यहाँ पे आपका 30, और ये बी का बी हो गया, 6 और 0 कितना हो गया 6, और ये 1 का 1 हो गया, और ये 10 में से -4 चला गया तो बच गया कितना +6, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, ये बता रहा है कि तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या कि एक बार हम ए को लेंगे अचर पद के बराबर, तो एक बार हम ए को लेंगे अचर पद के बराबर ले लिए। चलिए, और एक बार ए को लेंगे अचर पद के बराबर, और एक बार लेंगे बी को अचर पद के बराबर, तो बी यहाँ पे इतना है, इसको अचर पद के बराबर कर देंगे, बस यहाँ से हमारा मान निकल जाएगा सिंपल से। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, गुना करना है, क्योंकि बीच में बराबर है और दोनों तरफ बट्टा है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब तीसरा तीसरी गुना करना है। 6 से अगर ए में गुना करेंगे तो हो जाएगा 6a, और 30 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 30। अब देखिए ए का मान निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, ये 30 का 30 हो गया, 6 इधर गुना में है, इधर अगर लेके आएंगे बराबर के इधर तो आ जाएगा बट्टा में। अब 6 से इसे हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 6 से हमने 30 को भाग दिया तो कितना आ गया 5 आ गया, और ये हमारा ए का मान हो गया, जो कि हमारा आंसर है। चलिए, और यहाँ से देखिए सिंपल क्या कर लेंगे, बट्टा दोनों तरफ है, बीच में बराबर है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 से बी में करेंगे तो हो जाएगा 6b, और 6 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, बी का मान निकाल लेंगे आराम से, 6 का 6 इधर गुना में, इधर आकर बट्टा में, 6 से हम भाग देंगे अगर इसको, तो 6 में 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, आंसर आ जाएगा आपका 1, यानी बी का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो आपके पास आ गया ये ए का मान, और ये आपके पास बी का मान। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 2 का 1 नंबर खत्म हुआ। आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 2 का 2 नंबर,
प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 2 का 2 नंबर। देखिए के किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो हमें के का मान ज्ञात करना है और हमें दिया गया है कि इन दोनों समीकरण का हल जो है वो कोई हल नहीं होगा। तो हमें एक शर्त तो दी गई है कि इसका कोई हल नहीं होगा और देखिए इसमें के का मान निकालना है, लेकिन आपको किसी भी विधि का नाम नहीं दिया है कि आपको इसे ब्रज गुणन विधि से बनाना है या फिर किसी भी विधि का नाम नहीं लिया गया है। तो आप यहाँ पे आज़ाद है, आप जिस विधि को चाहते हैं, जिस विधि से बनाना आप उस विधि से बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का 2 नंबर। देखिए तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है, प्रश्न से दिए गए रैखिक समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं है। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो जब किसी समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। देखिए जब किसी प्रश्न का कोई हल ना हो तो वो देखिए पहले वाला बराबर होगा और तीसरे वाले के बराबर नहीं होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसलिए देखिए a1/a2 बराबर तो आएगा b1/b2, लेकिन बराबर नहीं आएगा c1/c2। देखिए ये बराबर नहीं आएगा, ठीक है, ये दोनों बराबर रहेंगे और ये बराबर नहीं रहेगा, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं। अब हमें a1 और a2, b1 b2 और c1 c2 का मान रखना है। तो देखिए यहाँ पे a1 का मान मतलब होता है x का गुणांक, b का मतलब होता है y का गुणांक और c का मतलब होता है अचर पद। यहाँ पे भी वैसे ही देखेंगे, यहाँ पे a का मतलब क्या हो जाएगा x का गुणांक, यहाँ पे b का मतलब y का गुणांक और यहाँ पे अचर पद। तो यही देखिए, तो याद रहे यहाँ पे पहले वाला a हो गया, दूसरे वाला b हो गया, तीसरे वाला c हो गया। पहला समीकरण इसलिए इसमें 1 लगा देंगे, इसमें हम समीकरण इसे 1 मानेंगे, इसे समीकरण 2 मानेंगे। और ये दूसरा समीकरण है इसलिए इसका ये तो a हो जाएगा, और याद रहे x का गुणांक पूरा a होता है तो ये a2 हो जाएगा क्योंकि हम समीकरण 2 माने हैं। y का गुणांक b हो जाएगा और इसे b2 कह देंगे और ये c2 हो जाएगा क्योंकि समीकरण 2 है। चलिए अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल बैठाएंगे। a1 का मान कितना है यहाँ पे, तो a1 का मान देखेंगे 3 है तो यहाँ पे a1 की जगह 3 लिख लिए। a2 का मान देखेंगे तो x का गुणांक पूरा ये है तो ये हम इतना जितना है उतना हम लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने इसको ऊपर कर लिया। अब देखिए अब आपको अच्छे से दिखेगा, तो यहाँ पे आपको समीकरण दोनों रहना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे a2 का मान देखिए, यहाँ पे a2 का मान x का गुणा कितना है तो हम इतना यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बराबर देंगे। b1 का मान यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है, इसका गुणांक कितना है 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। और b2 का मान यहाँ पे दिख रहा है y का गुणांक कितना है k-1 तो k-1 देंगे। और जैसे हम इसमें आएंगे तो ये तो बराबर नहीं है, हमसे कहा भी गया। c1 का मान कितना है वो है 1 और C2 का मान देखेंगे वो है हमारा 2k+1। लेकिन यहाँ पे तो हमें ये प्राप्त हो गया इतना, लेकिन यहाँ पे याद रहे कि हमें यही दोनों बराबर दिए गए हैं तो हमारा बनने वाला तो यही दोनों होगा। अब इसको हम इसके बराबर तो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमसे खुद कहा कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को बराबर कभी नहीं ले सकते हैं। केवल हम ले सकते हैं इन दोनों को बराबर, क्योंकि ये बराबर हैं इसलिए हम इन्हीं दोनों को बराबर लेंगे। तो जब हम इन दोनों को बराबर लेंगे सिंपल, तो हमें इन दोनों से ही बनाना पड़ेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम इसको क्या कर दिए, बंद कर दिए। अब हमारे पास यही है तो यहाँ से बनाएंगे। तो जब हमारे पास दोनों तरफ बट्टा है और बीच में बराबर का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे बड़ा हमें 3 दिख रहा है, 3 से गुना करेंगे के में तो कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा, और 3 से गुना करेंगे -1 में तो -3 हो जाएगा। अब देखिए बराबर का चिन्ह, 1 से गुना करेंगे इसमें तो कोई अंतर नहीं होगा, जैसे है वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, सिंपल ये देखिए 3k का 3k और k वाले को एक तरफ लाएंगे तो ये k वाला प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। अब देखिए ये तो -1 पहले से ही है और ये इधर -3 इधर है, इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। अब देखिए आपको सॉल्व करने आता ही है, अब कर दे सॉल्व। 3k में से 2k चला गया, बच गया केवल k। और यहाँ पे देखिए +3 में से -1 चला जाएगा तो कितना बचेगा +2 बचेगा, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है और ये आपका k का मान हो जाएगा, और जो कि हमें निकालना था। और इसी प्रश्न के साथ जो है k का मान हो गया हमारे पास 2, तो जो कि हमें k का मान निकालना था और k का मान यहाँ पे आ चुका है हमारा k का मान 2, और ये हमारा प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे पूरा खत्म हुआ। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 3। देखिए 3.3
3.5 का प्रश्न नंबर 3 है अब हमारे पास। देखिए जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको इसे अच्छी तरीक़ा से समझना होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है और बहुत आसान भी है। और देखिए कितने प्यार से प्रश्नों को कहा गया, हमें पहले पढ़ के देख लेते हैं। देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं बृहज्गुणन विधियों से हल कीजिए। हमें 2 विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन से और बृहज्गुणन विधि से हल करना है। और हमें बताना है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। हमें बताना है कि कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि सबसे आसान है और किस विधि से बनाना हमारे लिए आसान होगा, आपको बताना है। तो आपको जो आसान लगे आप दोनों में से किसी का भी आंसर दे सकते हैं, प्रतिस्थापन को भी और बृहज्गुणन को भी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आसान जो होता है, सबसे आसान होता है विलोपन विधि से बनाना, सबसे आसान होता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो बृहज्गुणन आसान होता है और सबसे भारी होता है प्रतिस्थापन विधि, सबसे हार्ड होता है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी प्रश्न को पहले बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, फिर बनाएंगे इसी प्रश्न को बृहज्गुणन विधि से बनाएंगे, 2 बार हम इसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से, और हमें पता है पहले से ही कि जब भी हमें प्रतिस्थापन विधि से बनाना हो तो हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और सिंबल क्या करते हैं, पहले हम समीकरण 1 से बनाते हैं या समीकरण 2 से बनाते हैं और उसका मान हम दूसरे वाले में रख देते हैं। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे समीकरण, जिससे मन करा आप उससे बनाइए, 1 से तो 1 से, 2 से तो 2 से, तो आप आपका मन जिससे करे आप उसे बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, हम यहाँ पे समीकरण 1 से बना रहे हैं। सबसे पहले हमने समीकरण 1 से लिख लिया और यहाँ पे सबसे पहले हमें समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेना है, तो जो कि हमारे पास है 8x + 5y है बराबर 9 है, ठीक है। अब यहाँ से बनाना है, इसका मतलब क्या कि या तो यहाँ से x का मान निकालना है या तो यहाँ से y का मान निकाल लेना है, सिंपल। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसको इधर रखना पड़ेगा, बाकी सबको बराबर के उस साइड। तो देखिए ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आप x का मान निकाल लीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, ये 9 का 9, 5y का 5y और इधर 8 गुना में है, इधर अगर भेजेंगे बराबर के इधर तो आ जाएगा बट्टा में। अब चलिए, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि इसे x का मान कह सकते हैं या इसे समीकरण 3 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपने समीकरण 1 से बनाया तो आपका x का मान निकला, आप इसे समीकरण 2 में रखेंगे। अगर आप 2 से बनाएंगे तो उसे आप समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले बहुत लिखना जरूरी है क्योंकि अब लिख के बनाएंगे तो कभी गलती नहीं हो सकता है। देखिए, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 2 लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 3x है, 2y है और बराबर 4 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या करेंगे, हमें करना है x का मान रखना है, हमें x का मान रखना है। तो हमारे पास x का मान इतना है, x के जगह पे हमें इतना रखना है। तो ये देखिए 3 का 3 हो गया सिंपल, और x के जगह पे हमें रखना है इतना, इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे और x का मान लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद कर दिए, 3 का 3 और x का मान हो गया। आगे है प्लस 2y का 2y और बराबर 4 का 4। अब देखिए सिंपल क्या करेंगे हम, बहुत आराम से हमें गुना करना है। देखिए 3 से करना है, दोनों में गुना, तो 3 से अगर 9 में करेंगे तो हो जाएगा 27, और ये देखिए ये प्लस और ये माइनस तो हो जाएगा माइनस, और 3 से करेंगे 5 में तो हो जाएगा 3 5 15y, और बटा में कितना है 8। आगे देखिए प्लस 2y है तो आपको 2y लिखना है, और इधर है 4 तो 4 लिखना है। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, अब ये कर सकते हैं कि ये दोनों एक जात के ही हुए क्योंकि यहाँ पे y है यहाँ पे भी y है, लेकिन इसके बट्टा में तो है 8 और इसके बट्टा में नहीं है, तो हम इसके बट्टा में 1 देंगे और पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 से 8 एक बार में है, हम इसको 1 में गुना करेंगे 1 से तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, और 1 के पहाड़ा में 8 8 बार में, और 8 से अगर 2 में गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, y है तो y हो जाएगा। बराबर हमें जितना है उतना लिखना है, 4 का 4। अब देखिए ये 27 इसमें एक जात का नहीं है कोई, तो हम 27 का 27 लिख देंगे, लेकिन ये दोनों एक जात के हैं क्योंकि दोनों में y है, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस, इसलिए घटेगा और प्लस वाला ज़्यादा है इसलिए प्लस का चिन्ह होगा। और देखिए 16 में से 15 चला गया, बच गया 1, और 1 हम लिखते नहीं है, बच गया y। अब बट्टा में देखिए, अब देखिए आपको पहले से ही पता है कि जो बट्टा में होता है बराबर में उधर आके गुना हो जाता है, तो इधर बट्टा में इधर आकर गुना हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 8 100 का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हमने कर दिया 32, हमने डायरेक्ट गुना ही कर दिया, 8 से 4 में गुना कर दिया 32 हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए आप यहाँ से आराम से y का मान निकाल सकते हैं, ये y का y हो गया, ये 32 का 32, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो
माइनस में हो जाएगा। अब घटा देंगे सिंपल, 32 में से 27 चला गया, कितना बचेगा? तो आपका बच जाएगा 5 बच जाएगा, यानी y का मान कितना हो गया आपके पास? 5 आ गया y का मान। चलिए, तो आपने यहाँ पे y का तो कन्फर्म मान निकाल लिया, लेकिन क्या आपके पास x का कन्फर्म मान आया था यहाँ पे? नहीं, आपका x का कन्फर्म मान नहीं आया था, यानी अभी और आगे बढ़ाना है। तो अब आपके पास y का तो कन्फर्म आ गया, तो आप इस y के मान को या तो यहाँ पे समीकरण 1 में रख सकते हैं, या समीकरण 2 में रख सकते हैं, या आपका मन करे तो यहाँ पे समीकरण 3 में भी रख सकते हैं। आप कहीं पर भी रखेंगे, आपका जो मान आएगा वो x का मान उतना ही आएगा, तो आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। तो चलिए, हमारा यहाँ पे आ गया है y का मान आ गया 5, हम आगे रख के देखते हैं। तो यहाँ पे हमें y का मान निकल गया। अब हम इसे लिखेंगे y का मान, जिसमें चाहे उसमें रख सकते हैं, समीकरण जो हमें आसान लगे उसमें रखेंगे। तो मुझे तो आसान लग रहा है, समीकरण 2 लग रहा है मुझे आसान, तो मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ। तो मैं लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, तो अब यहाँ पे समीकरण 2 सबसे पहले हम लिख लेंगे, जो कि हमारे पास है 3x + 2y बराबर में है 4। देखिए, हमें y का मान कितना रखना है? 5 रखना है, तो y की जगह पे रखना है ना, x को तो कुछ नहीं करना है, तो हम x को कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए 2 का 2, हमें y की जगह कितना रखना है? वो रखना है 5 बराबर 4 का 4। आगे हमें पता है क्या करना है, सबसे पहले किसी भी प्रश्न में पहले गुना आ जाए तो पहले गुना किया जाता है, तो 3x का 3x हो गया, हम यहाँ पे 5 दूनी 10 कर लेंगे, और ये 4 का 4, ये दोनों एक जात के हैं, बराबर के एक तरफ करेंगे उसे, तो पहले से 4 है बराबर को उस साइड, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3x का 3x, और ये घटाएंगे तो जैसे -6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप x का मान आराम से निकाल सकते हैं, x का x हो गया, ये -6 का 6 हो गया, 3 इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में। जैसे ही हम 6 को हम 3 से भाग देंगे, जैसे ही हम 3 से 6 को भाग देंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस तो है तो माइनस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें जो है x का मान कितना आ गया? वो आ गया -2, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। तो हमारा देखिए y का मान 5, और x का मान कितना? यहाँ पे -2, ये हमारा आ चुका है, और ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से बन चुका है। तो इतना हमारा प्रतिस्थापन विधि से ऐसे है। अब हमें क्या करना है, इसी प्रश्न को हमें ब्रज गुणन विधि से बनाना है। तो हम इसी प्रश्न को हम अब ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे। तो हमें ब्रज गुणन बनाने के लिए तो सबसे पहले समीकरण चाहिए, वो देखिए कैसे चाहिए, 8x का 8x, ये 5y का 5y, और सब बराबर किस साइड होना चाहिए? ये बराबर को उस साइड है, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बराबर बच गया 0। अब हमें इससे मतलब है, ठीक है। अब देखिए ये 3x का 3x हो गया, ये 2y का 2y हो गया, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया, बराबर 0 का 0। हमें बराबर 0 से कोई लेन देन नहीं रहता है, हमें इससे मतलब रहता है। तो अब इसे हम ब्रज गुणन विधि से बनाएंगे। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि ब्रज गुणन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है? तो पहले हमें सीधा गुना करना है, और यहाँ से स्टार्ट करना है, और उसके बाद जब ये x के लिए होता है, अब जैसे हम y के लिए निकालेंगे बीच वाले के लिए, तो उसका उल्टा कर देंगे। अब ऐसे ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम पहले ऐसे कर रहे थे, तीर का चिन्ह बता रहे कि हमें किधर से किधर गुना करना है, अब हम इधर से इधर गुना करेंगे। ये y के लिए हो गया, और एक निकालेंगे अचर पद, फिर सीधा हो जाएंगे। इसमें कोई कंफ्यूज की बात नहीं है, पहले सीधा फिर उल्टा फिर सीधा, और स्टार्ट हमें हमेशा ऊपर से ही करना रहता है। चलिए, तो अब हम करेंगे नीचे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x के लिए निकालेंगे। देखिए, तो हम क्या करेंगे, x x x के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए x वाले को बंद करेंगे। तो हमें पहले से पता है कि हम जिसके लिए निकालते हैं हम उसको बंद करते हैं ना, तो हम यहाँ पे x का मान निकाल रहे हैं, इसलिए x वाले को बंद कर लेंगे। बच गया ये दोनों पार्ट। इन दोनों पार्ट में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और कैसे करना है वो स्टार्ट आपको इस पॉइंट से करना है, यानी ऊपर से करना है। 5 गुने -4, तो 5 गुने -4, बीच में आपको माइनस का चिन्ह देना है। अब यहाँ से आपको ऐसे यहाँ से ऊपर की तरफ 2 से -9 में 2 गुने -9। चलिए, x का तो हो गया। अब बराबर देंगे, y के लिए निकालेंगे। सिंपल y के लिए ठीक उल्टा होता है ना, ठीक उल्टा होता है। अब ऐसे गुना करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी ऊपर से। लेकिन अब y को बंद करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम y को बंद कर लेते हैं। y को बंद करने के बाद बच गया ये दोनों पार्ट। इन दोनों पार्ट में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, -9 गुने 3, तो -9 गुने 3 हो गया। बीच में आपको माइनस का चिन्ह देना है, ऐसे हो गया। अब नीचे से ऊपर जाना है, ये -4 गुने 8, -4 और गुने 8 बराबर। अब एक x का हो गया, y का हो गया। अब एक अचर पद आपको अपने आप से लेना है, एक होता है हमेशा। अब देखिए, इसमें अचर पद को बंद करेंगे हम,
इसको बंद करने के बाद बच जाएगा ये दोनों पार्ट, इन दोनों में गुना करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, और अब इधर से ऐसे आना है फिर से सीधा। तो 8 से 2 में गुना करेंगे, 8 गुने 2, अब बीच में माइनस का चिन्ह, यहाँ से करेंगे तो क्या होगा 3 गुने 5, तो 3 गुने 5 हो जाएगा। चलिए इतना करने के बाद आपने आधा काम कर लिया। अब आपको यहाँ से सिंपल जिस तरह बनाते हैं उस तरह बना लेना है। देखिए कैसे, ये x का तो x हो गया, 5 से गुना करेंगे 4 में तो -20 हो जाएगा क्या, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, और माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 से करेंगे 9 में तो हो जाएगा 18, y का y। अब देखिए माइनस से प्लस में करेंगे तो माइनस होगा, 9 तियाँ 27, माइनस से करेंगे माइनस में तो हो जाएगा प्लस, 8 चौका 32, और ये एक का एक हो गया ऊपर, 8 दूनी 16 माइनस 5 तियाँ 15। चलिए हो गया। अब ये ऊपर x का x हो गया, नीचे हम घटा सकते हैं, और माइनस वाला ज़्यादा इसलिए माइनस का चिन्ह होगा, और यहाँ से जब घटेगा तो कितना बचेगा, तो सिंपल देखिए 0 में से 8 गया, यानी कि 10 में से 8 गया, 2 बचे, यहाँ पे 3, 3 में से यहाँ पे 1 गया तो बच गया 2, तो यहाँ पे 2 बच गया, -22। और इधर देखिए इसमें प्लस वाला ज़्यादा है इसलिए प्लस का चिन्ह होगा, और 32 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आपका बच जाएगा 5। चलिए और इधर देखिए ये 1 का तो 1 हो गया ऊपर, नीचे देखिए 16 में से 15 गया, 1 बच गया प्लस में, और यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। देखिए क्या मिस्टेक हुआ है, 4 5 कितना होगा 20 होगा, यहाँ पे 40 कैसे लिखते समझ में नहीं आया। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, तो 20 में से अगर 18 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, चलिए 2 बचेगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। चलिए ये हमारा इतना का इतना हो गया। अब देखिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से लाइक कर दे प्लीज़, दिल से लाइक कर दे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 40 नहीं है बल्कि कितना है 20 है। चलिए अब आगे देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमें पता है कि तीनों तो आपस में बराबर हैं, ये तीनों आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि एक बार x वाला अचर के बराबर और एक बार y वाला अचर के बराबर, तो हम एक बार क्या करेंगे x वाले को अचर के बराबर कर देंगे, एक बार क्या करेंगे y वाले को अचर के बराबर कर देंगे, तो ये y का इतना है, इसको हम अचर के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। कैसे, देखिए हमें दोनों तरफ बट्टा है और बीच में बराबर का चिन्ह, तो हमें करना रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी तिरछा से गुना करेंगे। एक से अगर x में गुना करेंगे तो x ही होगा, और एक से अगर -2 में करेंगे तो -2 ही होगा। तो यहाँ पे हमारा x का मान निकल गया -2। यहाँ देखिए एक से करेंगे y में गुना तो y हो जाएगा, और एक से करेंगे 5 में गुना तो 5 हो जाएगा, यानी y का मान हमारा निकल गया 5। देखा आपने, हमने इस विधि से भी बनाया तो भी हमारा x का मान -2 ही आया और y का मान 5 ही आया। तो आप किसी भी विधि से बनाएं आपका आंसर हमेशा बराबर ही आने वाला है। और हमने यहाँ पे एक ही प्रश्न को दो विधि से बनाया, दो विधि से बनाया, प्रतिस्थापन विधि से और ब्रज गुणन विधि से। तो आपको सबसे आसान कौन लगा, ब्रज गुणन अच्छा लगा कि प्रतिस्थापन अच्छा लगा? तो आपको जो लगा अच्छा आप उसे लिख सकते हैं, अच्छा है, जो आसान लगा वो उसे लिख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो है आपको ब्रज गुणन अधिक उपयुक्त है, तो हम लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि प्रतिस्थापन से अधिक ब्रज गुणन विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा यहाँ पे हो गया प्रश्न नंबर 3 खत्म। और आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।